भूकंप आया है। ये भूकंप क्या होता है? भूकंप मतलब अर्थक्वेक। बट ये होता क्या है? भू मतलब धरती, कंप मतलब कांपना। जब धरती जोर से कांपती है तो सब हिल जाता है, इसे हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। देखो ऐसे। ये तो बहुत डरावना है। आई एम वरी फॉर माई फ्रेंड्स एंड मासी। No, my boy, this time it's not to worry because its magnitude is just 4.1 in Richter scale. Mama, now you are talking in a language that I am not able to understand. Now what is magnitude 4.1? Okay, so in this video we'll know all about earthquake, how it takes place, what are its effects, how is it measured, how to help ourselves during earthquake and tsunami, landslides, etc. सुनामी का अर्थक्वेक से क्या लेना देना? जस्ट वेट एंड वॉच। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आता क्यों है। उसके लिए हमें अर्थ को खोल के देखना पड़ेगा। अगर हम अर्थ को अंदर से काट के देखें तो इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, 3 सॉलिड एंड 1 लिक्विड। सबसे अंदर वाली लेयर तो लिक्विड ही होगी ना? नहीं नहीं, सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो लिक्विड नहीं होती है, वो सॉलिड होती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। सबसे अंदर वाली लेयर को हम कोर कहते हैं और इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड आयरन। ये कोर जो है वो आयरन का बना होता है। इसमें सिर्फ आयरन ही है क्या? साइंटिस्ट का मानना है कि आयरन के अलावा यहाँ पे सल्फर और निकल भी हैं और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि हम इतना अंदर जा नहीं सकते तो वो एक्सपेरिमेंट से ही ये सब चीजें पता लगाते हैं। देखो कोर के बारे में मैं बताती हूँ। ये मोस्टली आयरन सॉलिड मेटल से बना होता है। इसका टेम्परेचर करीब 5000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके ऊपर वाली जो ये 2 लेयर्स हैं, ये दोनों लेयर्स मेंटल कहलाती हैं। लेकिन ये 2 लेयर इसलिए है क्योंकि एक है आउटर मेंटल, एक है इनर मेंटल। आउटर मेंटल तो सॉलिड होता है लेकिन इनर मेंटल जो होता है वो लिक्विड होता है। तो ये जो ऑरेंज कलर की आपको लेयर दिख रही है ना, ये सिर्फ एक लिक्विड लेयर है, बाकी सब सॉलिड है। ये लिक्विड इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है और प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो जितने भी पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं और इन पिघले हुए पत्थर को हम मैग्मा कहते हैं। तो इनर मेंटल जो है वो एक्चुअली मैग्मा से बना होता है, मतलब मॉल्टन रॉक से बना होता है। पूरा मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर थिक है। और सबसे ऊपर वाली लेयर जो अर्थ की स्किन है हम उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट जो है वो 8 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक का मोटा होता है। कहीं पे वो 8 किलोमीटर मोटा होता है, कहीं पे 40 किलोमीटर मोटा होता है। ऐसे कैसे? देखो क्रस्ट जो है वो इवन नहीं होता, उबड़ खाबड़ रहता है। कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे ओशन होता है। तो जहाँ पे पहाड़ होंगे वहां पे वो उठा हुआ रहेगा। तो ये जो थिकनेस होती है ये 40 किलोमीटर की होती है। लेकिन ओशन बेड में जब हम ओशन गहराई में जाएंगे तो वहां तो क्रस्ट जो है वो पतला होगा, वहां पे 8 किलोमीटर तक का मोटा है। इसलिए क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कहीं से कम कहीं से ज्यादा है। जबकि मेंटल जो है या कोर है उनका डायमीटर ऑलमोस्ट फिक्स है। मम्मा मुझे तो पता ही नहीं था अर्थ के अंदर इतनी सारी लेयर्स है। So now you remember what are the layers of earth. The uppermost layer is क्रस्ट, the next layer is आउटर मेंटल, the next layer is इनर मेंटल, and the innermost layer is कोर। very good. So these are the layers of the earth. अब ये जो crust है ये कोई continuous layer नहीं है. It is made up of 20 small pieces, small and big pieces known as plates. ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ग्लोब जो है उसमें पूरे लैंड मासेस जो है वो एक टुकड़े से नहीं बने हुए। ये बहुत सारे टुकड़े हैं, 20 टुकड़े हैं, कोई छोटे कोई बड़े। और जैसे तुम्हारा जिक्सॉ पजल होता है ना, एक दूसरे से अटैच्ड रहता है, वैसे ये सारी प्लेट्स एक दूसरे से अटैच्ड है। ये हमें इसलिए नहीं दिखाई देती बेटा क्योंकि वो जॉइनिंग जो है वो ज्यादातर ओशन के नीचे है। ये देखो आपको ग्लोब में दिख रहा है, ये जो प्लेट्स हैं ये ओशंस के नीचे और पानी के अंदर अंदर ज्वाइंट है। तो ये सारे लैंड के बड़े और छोटे टुकड़े मिला के हमारा पूरा ग्लोब बनता है। ठीक है, और ये सारी प्लेट्स एक्चुअली मॉल्टन मैग्मा या जो इनर मेंटल है उसके ऊपर तैर रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है मम्मा। नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है क्योंकि ये लैंड के पीसेस बहुत बड़े बड़े और हैवी हैं। जब ये हिल भी रहे ना तो हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पीसेस जो मूव करते हैं ना, ये एक साल में अगर बहुत ज्यादा स्पीड से भी मूव करें तो ये एक साल में 15 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। मतलब आपका हेयर जितना ग्रो करता है ना एक साल में, उतना धीरे धीरे ये हिलते हैं। और जब भी ये प्लेट्स आपस में हिलती हैं तो ये
एक दूसरे से थोड़ी बहुत टकराती हैं, जैसे कि वो एक दूसरे की तरफ आ सकती हैं, पीसेस जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, या फिर आपस में स्लाइड कर सकते हैं। तो जब इंटरनल ऑफ अर्थ में कोई भी प्रेशर डेवलप होता है, अर्थ के नीचे नीचे कहीं पे कोई प्रेशर डेवलप होता है, तो ये प्लेट्स आपस में सरक जाती है और इसलिए अर्थक्वेक आ जाता है। ऊपर की धरती शेक करने लग जाती है। जनरली ये वहीं से शेक करती है जहां से पीसेस ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो जहां पे अर्थ के बहुत डीप डाउन जहां पे गड़बड़ी शुरू हुई है उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है, और इसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो अर्थ सबसे ज्यादा उसी के जस्ट ऊपर हिलेगा, तो फोकस के जस्ट ऊपर की जो जमीन होगी जहां पे धरती शेक करेगी उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। एपीसेंटर मतलब जहां सबसे ज्यादा हमें अर्थक्वेक का झटका महसूस होगा इस गड़बड़ी की वजह से। और तुम्हें पता है कि ऑलमोस्ट 5 लाख अर्थक्वेक रोज आते हैं, बट हम नोटिस ही नहीं कर पाते। मतलब धरती पूरे टाइम शेक करती रहती है, ऑलमोस्ट एवरी डे 5 लाख अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो आप सोचो कि साल भर में कितने मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक आते होंगे, बट हम तो नोटिस ही नहीं करते धरती हिल भी रही है कि नहीं। मम्मा, तो फिर दिल्ली में कैसे पता चला कि अर्थक्वेक आया है? देखो, अर्थक्वेक को मेजर करने का एक डिवाइस होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये सिस्मोग्राफ रीडिंग जनरेट करता है और एक पेपर में वो रीडिंग नोट होती है, उस पेपर को हम सिस्मोग्राम कहते हैं। देखो ऐसे, देखो जब हिलता है अर्थ तो ये इस तरीके से उसमें रीडिंग नोट कर लेता है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा लंबे लंबे वेव्स होंगे मतलब अर्थक्वेक ज्यादा है, बहुत छोटे छोटे वेव्स होंगे मतलब अर्थक्वेक कम है। सिस्मोग्राफ में जो बड़ी बड़ी वेव्स बन रही हैं तो उसे हम पी वेव्स कहते हैं, अगर छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं तो हम उसे एस वेव्स कहते हैं। तो जब अर्थक्वेक ज्यादा आता है तो पी वेव्स बनती हैं और जब अर्थक्वेक कम आता है तो एस वेव्स बनती हैं, ठीक है। समझ आया? हाँ। और अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। जैसे तुम्हारे वेट को हम केजी में मेजर करते हैं ना, तुम्हारे हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही जब हम अर्थक्वेक मेजर करते हैं तो उसका यूनिट होता है रिक्टर स्केल। उसकी वैल्यू 0 से लेकर 10 तक होती है मोस्टली। अगर रिक्टर स्केल 1 से लेकर 2 तक की रीडिंग आती है तो हम तो उसे नोटिस भी नहीं करते। 1 से 2 तक का अगर अर्थक्वेक आया है रिक्टर स्केल में तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ सिस्मोग्राफ ही बता सकता है कि अर्थक्वेक आया है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो रीडिंग नोट कर लेता है। अगर सिस्मोग्राफ में 2 to 3 रीडिंग आई है रिक्टर स्केल की, उसकी वजह से हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स बस मूव करते हैं। अर्थ इतना शेक करता है कि उससे सिर्फ हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स ही मूव कर पाते हैं 2 to 3 रिक्टर स्केल में। अगर 3 to 4 की रीडिंग है तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत हैवी सा ट्रक हमारे पास से गुजर गया है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ टेबल में पड़ी हुई चीजें थोड़ी बहुत हिले। मतलब 3 to 4 का भी जो अर्थक्वेक रहता है वो इतना पता नहीं चलता। लेकिन 4 to 6 के बीच में जब अर्थक्वेक आता है तो विंडोज टूट सकते हैं, कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स जो टेबल में पड़े हुए हैं वो गिर सकते हैं। अभी जो दिल्ली और हरियाणा में जो अर्थक्वेक आया था वो 4.1 रिक्टर स्केल का था, तो थोड़ा बहुत उन्हें महसूस हुआ था, कुछ चीजें हो सकता है आसपास की गिर गई हूँ, लेकिन उससे बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब 6 to 7 होता है, 6 से आगे बढ़ता है इसका मेजरमेंट, तो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर भी हिल जाते हैं और जो पुरानी बिल्डिंग है या पुराने घर बने हुए वो तो पूरे ही डैमेज हो जाते हैं। 7 to 8 में और खतरा है, उससे अर्थ में क्रैक्स दिखने लग जाते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स ब्रेक हो जाती है और बिल्डिंग्स की फाउंडेशन भी हिल जाती है, ठीक है। अब 8 to 9 में तो ब्रिजेस और पोल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। 8 to 9 भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और 9 से अबव अगर आए तो फिर तो पूरी शामत आ जाती है और पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू है, 10 के जितना ज्यादा करीब आते जाता है वैल्यू, उतना ज्यादा डैमेज करता है अर्थक्वेक। अगर हमें पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हम तो उधर से भाग जाएंगे। अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेटा, बता नहीं सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। हाँ, लेकिन कुछ एनिमल्स जरूर हैं जिनको पहले से पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसे कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन देयर आर सम एनिमल्स लाइक रैट्स, वीजल्स मतलब नेवला, स्नेक और सेंटीपीड्स जो अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं बहुत दिन पहले ही और किसी सेफ जगह पे चले जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। भगवान ने उनको कुछ स्पेशल सेंस दिए हैं जिससे वो बहुत हल्के फुल्के वाइब्रेशंस भी डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर वो उस जगह से चले जाते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। बट हम इंसान नहीं पता कर सकते कि
अर्थक्वेक आने वाला है। ये तो बहुत गलत बात है। गलत तो है, लेकिन हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समय हर जगह अर्थक्वेक नहीं आते। देखो, ये जो आपको वर्ल्ड मैप में लाइंस दिख रही है ना, ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज का मतलब है कि इस लाइन में ही अर्थक्वेक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ही वो लैंड के पीसेस जुड़े हुए हैं। तो देखो, हमारा इंडिया कहाँ है? अब ये इंडिया में ये नॉर्थन पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे हमारा दिल्ली हरियाणा में इसीलिए आया है क्योंकि हम इस लाइन के आसपास लाई करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लाइन अगर तुम ध्यान दोगे तो ये ओशन के नीचे आ रही है। तो ज्यादातर अर्थक्वेक्स जो रहते हैं वो ओशन के नीचे आते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। जापान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहां से बहुत सारी लाइंस क्रॉस होती हैं और वो बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में है, इसलिए जापान को बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हर समय अर्थक्वेक आते रहते हैं। बट उन्होंने अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करी हुई है, उनके मकान भी वो इसी तरीके से बनाते हैं जो अर्थक्वेक में टूटे ना। देखो, जब भी अर्थक्वेक वाटर बॉडीज के नीचे आएगा, मतलब ओशन के अंदर अगर अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी आ जाती है। जैसे आप सोचो कि आप किसी बड़े बर्तन को लेके जाते हो और कोई भी आपको धक्का मार दे तो पानी छलक जाता है। अब आप सोचो, ओशन कितना बड़ा कंटेनर है पानी का, और उसमें नीचे से अगर धरती हिलेगी तो पूरा का पूरा पानी ही बाउंड्री से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली पहाड़ों में जब अर्थक्वेक आता है तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं, क्योंकि लैंड के बड़े बड़े पीसेस आके गिर जाते हैं। अच्छा, तभी आप लैंडस्लाइड और सुनामी की बात कर रहे थे। पर कोई तो रास्ता होगा ना इससे बचने के लिए? हाँ बेटा, मेन अर्थक्वेक आने से पहले थोड़े बहुत झटके आते हैं जिसको कि हम फोरशॉक कहते हैं। मेन अर्थक्वेक आता है और उसके बाद फिर आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तो थोड़े बहुत झटके तो पहले शुरू हो जाते हैं, उसी समय हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आने से पहले हमें कौन सी तैयारी करके रखनी चाहिए, और जब अर्थक्वेक आ जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, और अर्थक्वेक होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखो, अर्थक्वेक आने से पहले जब अगर आपको पता है कि आप अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में रहते हो तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड किट, बैटरी पावर्ड रेडियो, फ्लैश लाइट और ये सारी चीजें घर में रखना चाहिए। आपको गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे टर्न ऑफ करना है, कैसे ऑन करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और आपको फर्स्ट एड भी यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सामान भी आपके पास होना चाहिए और ये सारे स्किल्स भी होने चाहिए आपके पास। जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं वहां पे जो बिल्डिंग बनते हैं वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन होते हैं, मतलब वो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि अर्थक्वेक आए तो भी वो गिरे ना। और बहुत बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम ऊपर के शेल्फ में नहीं रखते, उन्हें जमीन पर रखते हैं ताकि वो फॉल ना हो, नीचे गिरे ना। ठीक है, क्योंकि ऊपर की चीजों को ज्यादा खतरा होता है। जब भी अर्थ हिलता है तो ऊपर से चीजें नीचे गिरने का ज्यादा खतरा होता है, जो चीज पहले से ही नीचे है उनको नुकसान नहीं होता। सिमिलरली जब अगर आप ऐसी जगह पे हो जो अर्थक्वेक प्रोन है,
तो आप बड़े बड़े कबर्ड्स को, हैवी कबर्ड्स को दीवालों के साथ एंकर करके रखो, मतलब उसको बांध के रखो। कुछ इस तरीके के टूल्स आते हैं कि जिससे बड़ी बड़ी अलमारी, शेल्फ, रेफ्रिजरेटर, ये देखो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी उन्होंने एक पट्टी लगाई हुई है ताकि ये बॉटल्स गिरे ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, शेल्फ उनके इस तरीके से डिजाइन रहते हैं कि अगर ये गिर भी जाए, उलट पलट भी हो जाए, तो इसमें से सामान बाहर निकल के टूटे ना। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको काम रहना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हो तो घर के अंदर ही रहो, अगर बाहर हो तो बाहर ही रहो। अगर आप अंदर हो तो एक वॉल का सहारा लेके खड़े हो जाओ, या फिर एक हैवी फर्नीचर के नीचे अपने आप को छुपा लो। उसका जो पैर है उसे पकड़ के रखो। हम अपने आप को टेबल के नीचे इसलिए रख लेते हैं, हैवी डेस्क के अंदर इसलिए छुपा लेते हैं ताकि अगर ऊपर से कोई सामान भी गिरे तो वो हमारे को लगे ना। हमें विंडोज और डोर से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो टूट सकती हैं और हमें चोट पहुंच सकती है। जहां पे भी कोई सामान रखा हुआ है शेल्फ में, हमें उसके पास नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि वो हमारे सिर के ऊपर गिर सकता है। अगर आप बाहर हैं, घर के बाहर हैं, तो आप ओपन एरिया में रहो, पावर लाइन से थोड़ा दूर रहो, बिल्डिंग से दूर रहो। मैच स्टिक्स, कैंडल्स या कोई भी फ्लेम वाली चीजें आप यूज मत करो। ब्रोकन गैस लाइंस और फायर, ये सारी चीजों से दूर रहो, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल्स के भी टूटने के चांसेस होते हैं, तो पोल से भी आप दूर रहो, पुरानी बिल्डिंग से भी दूर रहो। ज्यादातर आप ओपन स्पेस खाली ढूंढो जहां पे आप खड़े हो सकते हो। अगर आप कार में ड्राइव कर रहे हो तो आपको रुक जाना चाहिए वहीं पे और कार में ही बैठे रहना चाहिए जब तक अर्थक्वेक खत्म नहीं हो जाता। एलिवेटर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करो अगर आप बिल्डिंग के अंदर हो, क्योंकि कभी भी एलिवेटर की तारें टूट सकती है, बिजली बंद हो सकती है, तो आप वहीं पे स्टक हो जाओगे। अब बात यह कि अर्थक्वेक के बाद हमें क्या करना चाहिए। जब भी अर्थक्वेक हो जाए उसके बाद देखो कि आप ठीक हो कि नहीं, आपको कोई चोट तो नहीं पहुंची, अपने आसपास के लोगों को देखो, उनको कोई चोट तो नहीं पहुंची, और अगर किसी को फर्स्ट एड की जरूरत है तो फटाफट उसे फर्स्ट एड दे दो। रेडियो टर्न करो। रेडियो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलना चाहिए, इसीलिए बैटरीज रखने के लिए कहा गया है। इलेक्ट्रिसिटी का हमें यूज नहीं करना है। रेडियो हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें मौसम की जानकारी मिलती रहे गवर्नमेंट से और हमें पता चलता रहे कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। उसके बाद आप डैमेज बिल्डिंग्स के आसपास मत जाइए क्योंकि आफ्टर शॉक्स होने के चांसेस रहते हैं। अर्थक्वेक खत्म होने के बाद भी थोड़े बहुत शॉक्स आ सकते हैं, इसलिए डैमेज बिल्डिंग के पास ना जाए और कोई भी ब्रोकन ग्लास, डेब्री के आसपास नहीं जाए। बूट्स वगैरह पहन के रखो क्योंकि पैरों में कुछ भी चुभ सकता है। वाटर गैस, इलेक्ट्रिक लाइंस, ये सब चेक करो। गैस वगैरह चेक करो, गैस की पाइप्स की वो कहीं लीक तो नहीं हो रही, और सब वॉल्स को शट ऑफ कर दो। गैस की स्मेल चेक करो, कहीं गैस तो लीक नहीं हो रही। सारे डोर्स और विंडोज ओपन कर दो, और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो अथॉरिटी को रिपोर्ट करो। ऐसे वक्त में हमें बीचेस से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि सुनामी आ सकती है इवन आफ्टर द अर्थ हैज स्टॉप्ड शेकिंग। और डैमेज्ड एरिया से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी अर्थक्वेक खत्म होने के बाद भी वाइब्रेशंस हो जाते हैं, आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू मम्मा, मैं तो अभी जाके फोन लगा के मासी का हालचाल पूछता हूँ। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और
शेयर करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी एंटरटेनिंग वीडियो और एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।